चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से क्या पाकिस्तान में ये लॉ इसके बारे में कहता है? अब मेडिकल बोर्ड अगर कह गया कि ये बच्ची की उम्र 21 साल है तो 21 साल है। एक एएसआई ने जबरदस्ती शादी की है एक छोटी उम्र बच्ची के साथ, बच्ची भी आई है 13 और 14 इयर्स ऑफ एज। क्या? जी बिल्कुल। एक औरत ने एक शोर के ऊपर इल्जाम लगाया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, सो दैट आई वाज एक्सपोज्ड टू द पब्लिक। कपड़े भी एविडेंस बनते हैं? कपड़े भी बिल्कुल एविडेंस बनते हैं। अभी हाल में एक केस हुआ है, एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को ज़िबा कर दिया। आप एक पागल औरत उसकी कस्टडी में एक मासूम बच्चों को नहीं दे सकते, भले वो उनकी माँ क्यों ना हो। अब सजाए मौत दी नहीं जाती कैदियों को। जेल में इंटर होने के साथ जो मेन गेट है उससे इंटर होने के साथ हर चीज का रेट फिक्स है। सबसे पहले जो है वो बात करेंगे कितना अरसा हो गया, कितना वक्त हो गया इस प्रोफेशन में आए हुए आपको? 2017 से मैं इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ एंड नाउ आई एम एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में और सिटी कोर्ट्स में मेरी प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा जो है नैप और बाकी जो ट्राइब्यूनल्स हैं इसमें भी जो है हम अपने केसेस प्रोसीड करते हैं। अपनी लाइफ का आपका सबसे पहला केस क्या था? कौन सा केस था? किस टाइप का केस था? जो पहला केस था वो भी एक लैंड की अलॉटमेंट का केस था, जिसमें जो है हमने एक इलीगल अलॉटमेंट के ऊपर हमने एक नैप का ही रेफरेंस फाइल हुआ था, जिसमें हमने इन्वेस्टिगेट किया और सारे जितने कल्प्रिट्स थे, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया कि किस किस ने जो है इस गैर कानूनी अलॉटमेंट में जो अलॉटी हैं उनकी मदद की और किसने कितने किकबैक्स खाए। तो ये मेरा जो है ज़िंदगी का जो है यूँ समझ लें कि एक पहला केस था। तो उसके बाद किस्मत की बात यह है कि आज जो है हमारी जो एक्सपर्टीज़ है फॉर्म की, वो भी नैप के केसेस और एंटी करप्शन के केसेस में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखती है। सो दैट वाज माय फर्स्ट केस इन माय करियर कि इसमें जो है हमने सारा जो है लैंड के ऊपर हमने उसकी इंट्रिकेसीज और उसकी अलॉटमेंट और गवर्नमेंट किस किस तरीके से जो है वो मिसयूज़ ऑफ पावर और अथॉरिटी करती है, तो उस पर हमने जो है काम किया था। तो सर ये जो नैप के केसेस होते हैं, आप ये नैप की साइड से इन पे फाइट करते हैं, इनसे लड़ते हैं, या फिर अगेंस्ट कोई और डिपार्टमेंट होता है? नहीं, उस वक्त तो जो है बिकॉज सिंस आई वाज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, उसके उस वक्त तो मैंने जो है अगेंस्ट यानी कि जो एक्यूज पर्सन्स थे उनके काम किया था फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब जो है आजकल जो है हम डिफेंस पे काम करते हैं ज़्यादातर। तो हम जो है वो एक्यूज की साइड से जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि नैब और ये सारी जो ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, फेडरल अथॉरिटीज़ हैं, जो कि जो है एक पीसीओस ऑर्डर के थ्रू, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है अमल में आई थी। तो जब उसमें आई थी तो उनको एक एक्स्ट्रावेगेंट पावर्स दे दिए गए थे। ठीक है। तो आज तक जो है एक इनके इन्वेस्टिगेशन की कोई रूल्स नहीं है। इनका जो है मतलब जैसा इनकी मर्जी चेक करेगी उस तरीके से ये लेकर आएंगे उनको जो है हम आज भी उस कोर्ट पे इस पे बड़ी बहस करते हैं और इस मसले को वॉइस आउट करते हैं कि जी इनके इन्वेस्टिगेशन के रूल्स आज तक क्यों नहीं फ्रेम आउट हुए। इस पे लिटिगेशन भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मसले मसाइल ये चल रहे हैं। एक मुलजिम जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, उसके ऊपर जब तक वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता वो मासूम है। तो उसके कुछ राइट्स हैं, ठीक है। उन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक रूल्स बनाती है जो कि फ्रेम होते हैं और वो फिर कोडिफाई होते हैं ताकि जो है एक ज़ाब्ते के तहत जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो। इनका जो है कोई ज़ाब्ता नहीं है। ये किसी तरीके से भी किसी को विटनेस बनाने के लिए कुछ उनको ब्लैकमेल करें, उनको हरासा करें, उनको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उनको रूम्स में बिठाएं, ठीक है। तो ये सब इनका चलता रहता है। तो इसके ऊपर आज तक हमारे कंसर्न्स हैं और तो इसलिए जो है हम जो है अभी प्राइमरीली जो है वो एक्यूज की तरफ से और डिफेंस लॉयर्स जो है बनकर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनके कॉर्पोरेट के और इन डिपार्टमेंट्स के केसेस के अलावा भी पब्लिक से रिलेटेड कोई केसेस वगैरह आपके पास आते हैं पब्लिक के राइट्स के हवाले से, और डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो है करीब 3 साल पहले से
मैंने प्रो बोनो केसेस लेना भी शुरू किए। और उसको प्रो बोनो केसेस मींस ये कि जो वो केसेस जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट फीस लेते हैं एज आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम जब सोसाइटी से ही कमाते हैं, हमारा ऑफिस इनसे चलता है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक एज वेल। तो ये हमारी एक तरीके की समझ लें कि एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का काम है। और हम इसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी हमने लिए। चाइल्ड अब्यूज में आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि एक बच्चे के ऊपर ये तशद्दुद हो रहा है? और क्योंकि वो बच्चा है, जाहिर सी बात है, वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो नहीं बता पाता या उस तरीके से नहीं बता सकता जिस तरह से वाकई में उसके साथ कुछ हो रहा है। पहला काम ये होता है कि जो थाना होता है, कंसर्न थाना, वो एक MLO का लेटर देता है, मेडिकल होता है, ठीक है। तो वो उसका जो है लेटर जो है, उसके बाद जाके जो उनकी टीम है मेडिको लीगल की, वो उसका इंस्पेक्शन करती है, ठीक है। और फिर जो है वो अपना एक इनिशियल ओपिनियन देती है कि इसके ऊपर, बच्चे के जिस्म के ऊपर ये निशान पाए गए, ठीक है। और फिर वो उसके बाद जो है उसका DNA सैम्पलिंग भी होती है, ठीक है, कि उसके बाद उसका रिजल्ट एक थोड़े अरसे बाद आता है। तो वो एक फाइनल मेडिको लीगल ओपिनियन बनकर आता है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जी बच्चे के ऊपर क्या क्या गुजरी है तशद्दुद के। मिसाल के तौर पे इफ अ चाइल्ड हैज़ गॉन थ्रू एन अब्यूज़, तो वो क्या करते हैं कि थाने ले जाने से पहले बच्चे को, क्योंकि वो एक ट्रॉमेटाइज कंडीशन में होता है, तो उसको नहला दिया, ठीक है, या उसके कपड़े चेंज करा दिए, ठीक है। तो ये जो है एक क्रिमिनल केस के लिए वर्स्ट एक्शन होता है। कपड़े भी चेंज नहीं कराने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कपड़े भी चेंज नहीं कराने चाहिए। क्या एविडेंस होता है? जो मुल्जिम हो सकता है उसका फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, उसके बाल, कहाँ कपड़ों पे, कपड़े भी एविडेंस बनते हैं? कपड़े भी बिल्कुल एविडेंस बनते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ दिनों पहले हमारे पास एक केस आया जिसमें जो है एक औरत ने एक शोहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी वो जा रही थी रोड पर, तो जो है मेरे जो साबका शोहर हैं उन्होंने मुझ पर अटैक किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, सो दैट आई वाज एक्सपोज्ड टू द पब्लिक व्यू, और अब मैं रिपोर्ट को आई हूँ, ठीक है। और वो फटा हुआ जोड़ा भी उसने जो है शामिल तफ्तीश किया। वो उसी हालत में थाने गई थी, चेंज करके गई थी, और वो जो कपड़े जो थे वो साथ में जो उसके साथ वो पहनी हुई थी, जो फटे हुए कपड़े, वो लेके गई, वो लेकर गई। हमने उसकी CDR रिपोर्ट निकलवाई, सही है, CDR रिपोर्ट निकलवाई, तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, ठीक है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि उसकी नीचे से बेल्स दोनों जगह से डिसमिस हुई हुई थी, और एक इन्होंने केस पहले भी इनके ऊपर किया हुआ था, एक्यूज के ऊपर, जिसमें सिमिलर फैक्ट्स जो है इन्होंने साइड किए थे, ठीक है। और मजे की बात, जब हमने विटनेसेस के स्टेटमेंट्स देखे, सब चीजें देखी, तो वो तो कपड़े ऐसे नॉर्मल पहनती नहीं थी बाहर रोड पे, वो हमेशा अबाए में होती थी। क्या वजूहत होती हैं? कोई पैसे की लालच थी उससे? एक प्लॉट था जो कि उसके साबका शौहर ने खरीदा था, ठीक है, अपने लिए, तो वो उसने जो है बहुत कहलवा करके जो है ये हमारे नाम पे कर दो, वो उसने वर्बली तो कह दिया था, लिख के नहीं दिया था, डॉक्यूमेंट्स में नहीं किया था। जब इनकी अलहदगी हो गई तो उसने बोला कि ये तो मकान मेरा है। तो उस झगड़े में, वेंडेटा में जाकर इन्होंने इसके ऊपर एक केस किया झूठा। फिर वो जब अभी तकमील को पहुंचने ही वाला था कि उन्होंने बोला कि इसमें से दाल नहीं गलेगी तो चलो दूसरा कर दो। शौहर ने, जो उसके एक्स हस्बैंड था, उसने क्या बयान दिया? ना सिर्फ शौहर के ऊपर किया, अपना जो एक उनका जेठ था जो कि दुबई में रहता था, वो कराची आया हुआ था, तो उसको भी साथ में उन्होंने उसका नाम भी नॉमिनेट कर दिया। तो हुआ ये कि जो है वो दोनों ही जो है उसमें फंस गए मसले में। शौहर का कहना ये था कि जी इसका प्रॉपर्टी, और मसले की बात ये कि जो खातून का जो वालिद है वो भी जो है यही कहता रहा कि जो है मेरी बेटी ने जो है ये गलत किया है। अगर ये सामने वाली पार्टी यानी कि एक्स हस्बैंड चाहे तो उसके ऊपर कौन सा क्या केस कर सकता है कि वो सारी चीजें जो है, जाहिर सी बात है वो परेशानियां तो मेन उसको भी जेल काटनी पड़ी होगी, लॉकअप गया होगा। जो कोर्ट ऑफ लॉ है जो फाइनल जजमेंट पास करता है वो रिकमेंड करे फॉर एक्शन, तो वो हो जाएगा, तो उसकी ये इनका रेमेडी मैच्योर हो जाएगी सूट फॉर कॉम्पनसेशन की, तो ये इनसे हर्जाना वसूल कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से कुछ बताएं कि क्या पाकिस्तान में ये लॉ इसके बारे में कहता है? बहुत अरसे तक जो पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से जो लॉ प्रिवेल करता था वो था वेस्ट पाकिस्तान चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें जो बच्ची की उम्र थी मिनिमम वो थी 16 साल और जो लड़के की उम्र थी वो थी 18 साल मिनिमम। उसके बाद 2013 में सिंध में प्रोमलगेट हुआ सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट,
जिसमें बच्ची और लड़का और लड़की दोनों की जो उम्र है मिनिमम फॉर मैरिज 16 साल मुकर्रर कर दी गई। सिंध में जो यानी कि जो कानून था वो 16 साल मिनिमम एज फॉर मैरिज। अब रिसेंटली ये अमेंडमेंट आई है वेस्ट पाकिस्तान चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में। अब ये कि पूरे पाकिस्तान में जो बच्ची की कम से कम उम्र है बच्ची की लड़की वो कर दी गई है 18 साल। ठीक है। अब 18 साल से उम्र जो भी शादी होगी वो दैट इज इनवैलिड एंड लायबल टू बी कैंसल्ड। हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का कानून ये कहता है कि अगर बच्ची की उम्र मिनिमम एज से कम है तो उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती। ठीक है। तो ये जो भाग की शादियां होती हैं और फिर जो ये वीडियोस आ जाती हैं बिल्कुल ऐसी है कि जो है हमें अपनी राजी खुशी से आई हूँ, तो बेटा अगर तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है तो तुम्हारी कंसेंट मैटर ही नहीं करती। बिल्कुल ऐसी बात है, तुम अपनी रजामंदी से कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। अब कोर्ट्स को चाहिए कि जब ये हमारा एक सिस्टम बना हुआ है एज डिटर्मिनेशन का, नादरा है, स्कूल है, उससे पता चल जाता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी एक वैल्यू है, तो आप उस पर रिलाई करें, ना कि आप एक बोन ऑसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हैं। वो क्या है कि वो जी एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो जो है वो बच्ची की अपीयरेंस के ऊपर और फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर और उसको पूरा डिटरमाइन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, वो फिर बताएंगे कि ये बच्ची की उम्र ये है। तो फिर अगर यही करना है तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें कि एक एएसआई ने ज़बरदस्ती शादी की है एक छोटी उम्र की बच्ची के साथ, बच्ची भी आई है, शी वॉज 13 और 14 years ऑफ एज। जी बिल्कुल, 13-14 साल की, ये तकरीबन कोई 40-50 साल का है। ओहो। मैं सलाम पेश करता हूँ उस फैमिली जज को जिसने वो कॉग्निजेंस ली और उसके ऊपर सू मोटो एक्शन लिया है और उसको जो है उसके वारंट्स भी निकाले हैं। एट द सेम टाइम सेटबैक क्या आया, मैं उसका एक फेसबुक पे देख रहा था उस जज के खिलाफ एक सिंध बार काउंसिल ने स्ट्राइक की है कि जी ये वकीलों के साथ बदतमीजी करता है, हालांकि देयर हैज बीन नो इंस्टेंस ऑफ एनीथिंग। ये आप देखें कि अप्रोच और रिसोर्स की किस कदर इम्पैक्ट होता है ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अभी वो केस वहीं का वहीं है, बच्ची बाप के पास ही है, वो खुला के लिए गई थी, तो खुला में जब गई तो जज ने देखा कि बच्ची अंडर एज है और उसने एक सब स्टेटमेंट ली, तो उस पर जज साहब ने जो है वो सो मोटो एक्शन लिया। सो लेट्स सी उसमें जो है वो अरेस्ट होता है नहीं होता, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बंदा है। अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कर रहे थे, आपने केस डिस्कस किया, उनके जो है वो एक्स हस्बैंड ने उनको टॉर्चर किया, वो केस जरा बताएं दोबारा से। उनके एक्स हस्बैंड ने उनको बहला फुसला के पहले तो जो उनको बुलाया इस कॉन्टेक्स्ट इस प्रीटेक्स्ट में कि जी मेरे पास जो तुम्हारी वीडियोस हैं जो ड्यूरिंग अज़दवाजी ताल्लुक उनके जो उन्होंने बताई गई थी वो उनके पास थी, तो उसने वो ब्लैकमेल करके उसको बुलाया कि तुम आ जाओ मेरे पास वरना मैं ये लीक करता हूँ। कितना टाइम पुरानी बात है? दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 3-4 months। कराची का ही वाक़या है, लियारी का वाक़या। ठीक है। तो 3-4 महीने पहले ये हुआ और उसने वो क्योंकि घबराई हुई थी वो गई खातून उसके पास। उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल किया कि ओके फॉर वन लास्ट टाइम लेट्स डू दिस एक्ट टुगेदर, और उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। फिर वही अमल अज़दवाजी ताल्लुक, वही अज़दवाजी ताल्लुक, एग्जैक्टली वही अज़दवाजी ताल्लुक जो है वो दोबारा जी दोबारा किया और उसके फिर उसकी भी वीडियोस बनाई इसने, ठीक है, और वो आई थिंक वो 3 दिन तक जो है वो मुसलसल वो जाती रही कंटिन्यूसली। उसके बाद उसने जब फाइनली डिमांड किया कि अब तुम ये सारी चीज़ें डिलीट करो, देन जो है वो वायलेंट हो गया एंड उसने उसको बुरी तरीके से पीटा। उसके बाद जब वो क्योंकि मुझे इतना उसने मारा कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मुझे किस चीज़ से मारा, और फिर जो है वो उसकी पूरी जो है बॉडी जो है वो उसके ऊपर नील पड़े हुए थे। और उसने कहा कि जो उसका बेटा जो था, जो उस बंदे का बेटा था, उसने भी उसको एड एंड अबेट किया मुझे मारने में। उस शख्स के बेटे ने क्या पहले से शादीशुदा था? वो पहले से शादीशुदा था, ये इसके साथ दूसरी शादी थी। जब वो पुलिस के पास गई अपना मरहम पट्टी कराने के बाद किसी तरीके से वहाँ से बचकर, तो पुलिस जो है वो उसकी FIR ना काटे,
फिर किसी तरीके से लॉ इसमें प्रोटेक्टर एक है ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल उनके साथ मेरी भी पार्टनरशिप है। फौजिया तारिक साहिबा की जी बात जी कर जी रहे हैं जी आप, वो हमारे यहाँ पे जो है वो मेहमान भी रह चुकी हैं एक बिल्कुल podcast में। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ हमारी लॉ फर्म की एक बात पुरानी पार्टनरशिप है। बिल्कुल वो जितने अंडर प्रिविलेज केसेस होते हैं वो हमें रेफर भी करती हैं, हम उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो वो उनसे उनका राब्ता हुआ, फिर FIR भी कटी, और एक बंदा अरेस्ट भी हुआ। देन क्योंकि लेकिन देखें वो ये सारी चीज़ होने के बाद भी क्या हुआ कि जो पुलिस ने अपनी जो यूँ समझ लें कि एक नेगेटिव रोल प्ले किया, वो ये किया कि जो FIR थी वो बेलेबल सेक्शंस में काट दी। दोनों की एक ही FIR में दोनों बंदे नामजद थे दोनों, अच्छा ठीक है, और वो उसमें बेलेबल सेक्शन में वो कर दी। ठीक है। तो जब वो फाइल हुआ, जब ट्रायल प्रोसीड हुआ, तो उसमें जो है जब बेल फाइल हुई तो उसको बेल मिल गई, जाहिर सी बात है। सहूलतकार को भी और वो जो मेन एक्यूज्ड है उसको भी मिल गई है। बट ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उसको जस्टिस मिले। अभी हाल में ये केस हुआ है, एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को ज़िबा कर दिया। फेज 6 का वाक़या है ये, आपने यकीनन सुना होगा। बेटी और बेटे को खाली इस बात पे कि कोर्ट से ऑर्डर आए हैं कि वो बच्चे बाप के हवाले कर दिए जाएं। अज़दवाजी ताल्लुक उनका ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल तलाक हो चुकी थी। अब जो है वो मैटर आ गया था कोर्ट तक कि जी बच्चों की कस्टडी का जो मैटर है वो किस तरीके से डिसाइड हो। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें यूँ समझ लें कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि वेलफेयर ऑफ द गार्ड इज़ द सुप्रीम लॉ। ठीक है, यानी कि जहाँ पर बच्चे बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो जगह जो है वो उस पेरेंट को कस्टडी मिलेगी। ठीक है, बाकी सारे जो रूल्स है वो सेकेंडरी है। सुनने में ये आया था कि ये माँ जो है वो बच्चों को अपने साथ ले आई थी जब आप छोड़ के गया था नहीं दिन के लिए। वो असल में कोर्ट मैंडेट करता है मीटिंग्स के जो है अभी इनका प्राइमरी कस्टडी आपके पास है, छुट्टी वाले दिन आपने इनको यहाँ पर हैंड ओवर करके जाना है बच्चे, फिर जो है ना ये नेक्स्ट डे जो है ये आप बच्चे ले जाएंगे। इस केस में अगर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में कुछ मसले मसाइल हो तो कोर्ट बेलिफ भी अपॉइंट करती है कि जी आप बच्चे जो हैंड ओवर होंगे और कस्टडी आपकी निगरानी में होंगे। तो इस तरीके का मामला था। तो मैं समझता हूँ क्योंकि बच्चे छोटे थे और जब बच्चे छोटे होते हैं तो प्राइमरी कस्टडी माँ को मिलती है, तो ज़रूर ऐसे कोई ग्राउंड्स रहे होंगे जिसकी वजह से जो प्राइमरी कस्टडी थी वो बाप के पास थी। ठीक है, तो यानी कि मैं समझता हूँ। और अगर आप कह रहे हैं कि जी अगर मेंटल एलिमेंट भी है और इंसैनिटी भी है, कोर्ट को ये करना चाहिए था कि जो मीटिंग की जो प्लेस है, क्योंकि जब प्राइमरी कस्टडी भी है और उनको जान को खतरा था बच्चों को और इंसैनिटी की, बिकॉज यू कैन नॉट इंट्रस्ट द चिल्ड्रन टू एन इनसेन लेडी। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, आप एक पागल औरत या जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसकी कस्टडी में एक मासूम बच्चों को नहीं दे सकते, भले वो उनकी माँ क्यों ना हो, क्योंकि वो अब नहीं पता कि वो किस वल्नरेबल पोजीशन में है या किस दिमागी तौर से वो गुजर रही है। तो इस सूरत में ये होता है कि जी कोर्ट मैंडेटेड मीटिंग्स होती हैं, वो कोर्ट के अहाते में होती हैं या एक पब्लिक प्लेस पे होती हैं। तो ये होना चाहिए था कि वो एक कोर्ट मैंडेटेड मीटिंग्स होती, वो कोर्ट की निगरानी में होता, तो ये मसला रोनुमा ही नहीं होता। क्या सजाएं हो सकती हैं इसको? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, इंसैनिटी प्रूफ करना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, तो शील बी अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस। बच्चों की वो जो मर्डर है एक, क्योंकि वो सारा जिस तरीके से एक इवेंट अनफोल्ड हुआ है कि उसने पहले बच्चों को तैयार करवाया है और फिर बिल्कुल पूरा उसका प्लान हो, उसको फिर मर्डर करके उनको काट कर बुरे तरीके से फिर उसको वीडियो कॉल भी किया, यानी कि उसकी तशहीर भी की है। तो यानी कि मैं तो समझता हूँ इसमें जिस तरीके से इसने सोसाइटी को ट्रॉमेटाइज किया तो इस पर ATA भी लगना चाहिए। ATA क्या होता है? एंटी टेररिज्म एक्ट। ठीक है, तो जिसमें जो है वो एक माहौल में एक दहशत फैल जाए। बिल्कुल दहशत फैल, तो जाहिर सी बात है वो दहशत फैली है। एक 14 अगस्त वाले दिन जिस दिन हम जो है अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो उसमें जो है इस तरीके का वाकया रोनुमा होना, तो अब एवरी वन ऑफ अस इज ट्रॉमेटाइज्ड। पाकिस्तान में सजाए मौत जो होती है, सज़ा सुना देते हैं मौत की, कुछ या तो ये अब पता चलना बंद हो गई है, लेकिन या रोक दी गई हैं, अब सजाए मौत दी नहीं जाती कैदियों को। क्या वाकई इसमें हकीकत है?
द थिंग इज कि डेथ सेंटेंस जो पास करना वो जज के हाथ में होता है, बट हमारी कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जिसके तहत जो है हम पार्टीज़ हैं कुछ कन्वेंशंस के। अब करंटली ये सिचुएशन है कि डेथ पेनल्टी में मोरेटोरियम है, यानी कि जो कैदी होते हैं वो डेथ रो पे रहते हैं, लेकिन जब तक वो मोरेटोरियम होता है तब तक जो है वो फांसी नहीं दी जाती किसी को। जब सानिया पेशावर हुआ था, APS पे अटैक हुआ था, तब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फांसियाँ हुई थी, बिल्कुल, जो मोरेटोरियम लिफ्ट हुआ था। तो ये टाइम टू टाइम जो है वो मोरेटोरियम जब लगता है तो उसका तब फांसियाँ नहीं होती, लेकिन वो डेथ रो में, जैसे हम कहते हैं कि ये डेथ रो यानी कि अपनी फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें एक और नुक्ता है जो मैं डिस्कस करता चलूँ, वो ये है कि जिस मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, जिसमें ह्यूमन एरर की बिल्कुल गुंजाइश ना हो, ठीक है, उसके लिए तो मैं सपोर्ट करता हूँ ये डेथ पेनल्टी और डेथ सेंटेंस के अवार्ड को। ठीक है। लेकिन जहाँ पर इतने सारे ग्रे एरियाज हो, जहाँ पर इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा किरदार हो, जहाँ पर पैसे का बहुत ज़्यादा किरदार हो, ठीक है, मैं आई एम वन ऑफ द फर्म बिलीवर्स ऑफ द आइडियोलॉजी दैट रिच गेट्स जस्टिस इन आवर सोसाइटी। ठीक है, ये देखिए अपीयरेंस तो सबको मिलती है, अगर कोई जिसके पास कोई पैसा नहीं है उसको कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर्स भी मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड इफेक्टिव अपीयरेंस। पाकिस्तान में स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूंगा, जितने क्राइम्स, स्ट्रीट क्राइम्स और मुख्तलिफ क्राइम्स हैं, इनके बढ़ने की आज़ादाना रवैये की आखिरकार वजूहात क्या हैं? एक जेल में इंटर होने के साथ जो मेन गेट है उससे इंटर होने के साथ हर चीज़ का रेट फिक्स है। जिस तरीके से एक अच्छे बिस्तर से लेकर, एक अच्छे सेल से लेकर और एक अच्छे तकिए से लेकर, और अगर मिसाल के तौर पे कोई आपका अपना आ रहा है उससे मिलने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ अ फिक्स्ड रेट। अच्छा, ठीक है, तो हाँ एग्जैक्टली, और बाकायदा पैकेजेस हैं। ठीक है, आई एम दिस इज़ वेरी ऑफ द रिकॉर्ड बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ठीक है, हमने देखा है, उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है। तो ये जो सारी सहूलियात हैं, सारी चीज़ें हैं, ये ज़रूर है अपनी जगह पे, ये भी चीज़ें हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो समझ लें कि जो हुनर वाले हुनर की तरफ लेके जा रहे हैं या तालीम की तरफ लेके जा रहे हैं। बट जो एक अभी मिसाल के तौर पे एक किसी के ऊपर एलिगेशन लगा है किसी जुर्म का, तो वो अभी फॉर नाउ जुडिशल कस्टडी में गया है जेल में, अभी उसके ऊपर कोई भी जो एलिगेशन है वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जुडिशल कस्टडी में है, तो वो इस मिसाल के तौर पे वो इनोसेंट है। अब उस पीरियड के दरमियान वो जो एनवायरनमेंट है वो उसके माहौल जो है वो उसके ऊपर कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्या असर करेगा, क्या असर करता है। अब इसी सूरत में हम चले जाएं एक बंदे के, वो जो एक हार्डन्ड क्रिमिनल है, वो जो है जब वो जेल में जाएगा तो उसके लिए क्या मसला है, उसके लिए वो एक जेल करेक्शनल फैसिलिटी की बजाय एक मज़ीद रेग्रेसिव उसको एनवायरनमेंट देगी, उसको साइकेट्रिक एवैल्यूएशन के बजाय उसका देखने के उसका जो है उसको मज़ीद रेग्रेसिव तरीके से उसको ट्रीट करेगी। तो जाहिर सी बात है वो एक आप बाहर जाके एक नेगेटिव रोल ही प्ले करेगा। क्राइम को एक्चुअली कैसे रोक सकते हैं? क्राइम को कौन इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है? यहाँ पर डिफेंस में और काफ़ी इलाकों में कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है, एक्टिव है। ठीक है, जो आपस में कम्युनिटी है वो आपस में कंट्रीब्यूट भी करती है, सिक्योरिटी मेजर्स पे भी वो डेलिब्रेट करती है, उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, फिर वो DHA से भी मीटिंग करती है, अब सजेशंस देती है और फिर उस DHA पे भी एक्ट करती है उस पर। इसी तरीके से हमें अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं जहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे वहाँ पर कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब देखें ना, पुलिस हमारी बहुत कम है, ठीक है, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बहुत ज़्यादा गैप है जो हम फिल नहीं कर सकते, भले कितनी भी अपॉइंटमेंट्स हम करें। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसके ऊपर ज़रा फोकस करें, कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर। दूसरा ये कि अगर कोई क्राइम रजिस्टर होता है तो उसमें ये तो मैंने स्टेट का जो अवाम है, मैंने उसके ऊपर ऑब्लिगेशन रखा है कि जी उनको आपस में ये करना चाहिए। उसके बाद जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जैसे जो देखें, बहुत
ज़्यादा जो है एक शहर में जो कैमरास की जो कंडीशन है वो यही है कि जी वो काम नहीं करते। ठीक है, चलें वो तो ठीक है, लेकिन इनको सजाएं होनी चाहिए तो उससे कुछ इफेक्ट होगा, कुछ फर्क सजाएं, मैं सजाओं के ऊपर मैं सजाओं के ऊपर सिर्फ तब जाऊंगा जब हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो उतना एफिशिएंट होगा। ठीक है, जब तक हमारा जुडिशल सिस्टम एफिशिएंट नहीं है तो आप अपने 100% श्योरिटी के साथ कह ही नहीं सकते कि इसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है। So there is a very high probability that innocent gets the justice instead of the accused one. लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? This is my message to सिंध पुलिस भी और पाकिस्तान पुलिस जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि देखिए आम आदमी की जो आवाज़ है वो तब तक एम्पलीफायर नहीं होती जब तक किसी की कॉल ना आ जाए या किसी हायर ऑफिशियल का उसका अप्रोच ना हो जाए उसकी, या तो ही इफ़ ही हैज़ डीप पॉकेट्स, तो उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, उनकी आवाज़ को सुने, उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और दूसरी बात ये कि वायरल मूवमेंट होने से पहले क्राइम को होने से कर्टेल करें। हमारा जो है एज अ स्टेट भी ये जिम्मेदारी है, हमारी आवाम भी तभी रिस्पॉन्ड करती है व्हेन देयर इज़ अ वायरल मूवमेंट, जब वीडियो वायरल हो चुकी है। वीडियो वायरल होने से पहले अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जो कि आवाम की नज़र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ वो वायरल मूवमेंट नहीं बना अभी तक। तो वायरल मूवमेंट होने का इंतज़ार ना करें और उससे पहले रोकथाम के लिए काम करें और गरीब की आवाज़ बने, उसको प्रोटेक्ट करें। एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।